जेएस एजुकेशन पर 12 दिसंबर 2025 का प्रमुख घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। इसे हमने 3 भागों में बांटा है: पर्यावरण और नवाचार, शासन और प्रक्रिया, खेल और वैश्विक सम्मान। इन तीनों चरणों को हम देखते हैं। यहाँ से आपका करंट अफेयर का कोई ना कोई सवाल बनेगा, किसी न किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगले 5 या 6 मिनट आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। खंड 1 में पर्यावरण और नवाचार से संबंधित बातें होंगी। स्वदेशी प्रौद्योगिकी और वैश्विक मान्यता के माध्यम से सतत विकास की गति देने की बात इसमें सामने निकल कर आती है। देखिए, मुख्य बातें क्या हैं। भारत के जलवायु नेतृत्व को वैश्विक मान्यता, यानी कि मुख्य बात क्या निकल कर आती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने 2 भारतीय महिलाओं को अपने सर्वोच्च पर्यावरण सम्मानों से सम्मानित किया गया है। नंबर 1 है आपकी सुप्रिया साहू, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, यानी कि प्रेरणा और कार्य की श्रेणी में इन्हें दिया गया है। और जिनाली मोदी, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, इन्हें जो है आप $20,000 की वित्तीय सहायता के साथ जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। विस्तृत जानकारी देख लेते हैं अवार्ड के बारे में। यूएनईपी के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दुनिया के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यह व्यक्तियों, संगठनों या अभियानों को दिया जा सकता है। एक गैर वित्तीय पुरस्कार है। 2025 के अन्य विजेता संक्षेप में यहां जान लेते हैं। पॉलिसी लीडरशिप जो है आपका पैसिफिक आइलैंड स्ट्रेटेजी बनवा को दिया गया है। और एंटरप्राइजेज विजन जो है आपका मरियम जो ईसाई ओ फाउ नाइजीरिया की हैं। और विज्ञान और नवाचार में अमेजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्राजील को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट में मैन फ्रेडिक कैलाटागेरोन इटली की हैं, ये इन्हें दिया गया है। तो ये जो है मुख्य पर्यावरण से संबंधित कुछ पुरस्कार थे, इन पर जो है हमने चर्चा की। इसके बाद देखते हैं स्वदेशी नवाचार। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत वाराणसी में लॉन्च की गई। मुख्य बातें क्या हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी से भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है। अंतर्देशीय जल परिवहन को कार्बन मुक्त बनाना। विस्तृत जानकारी पहल हरित नौका पहल के तहत लॉन्च किया गया है, जिसका लक्ष्य 2045 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा परिवहन प्राप्त करना है। और प्रौद्योगिकी निम्न तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो है फ्यूल सेल का उपयोग करता है, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली उत्पादन करता है। लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन डीजल नावों की तुलना में अधिक कुशल और सस्ती है। तो ये आपका जो है निर्माता जो है कोची शिपयार्ड लिमिटेड है। लंबाई इसकी 24 मीटर है और क्षमता इसकी 50 यात्री ले जाने की है। और ये कहाँ हुआ प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ है, वो आपका वाराणसी के अंदर हुआ है, यानी कि बनारस के अंदर हुआ है। किसानों के लिए आय का नया स्रोत। उत्तर प्रदेश की कार्बन क्रेडिट योजना के तहत मुख्य बातें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए भारत की पहली कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान कराना है और पराली जलाने जैसी समस्याओं को कम करना है। यह काम कैसे करेगी। किसान की कार्यवाही क्या होगा। किसान की तरफ से क्या करना है। पेड़ लगाना है, पराली का प्रबंधन, उर्वरता बढ़ाने वाली फसलों को उगाना है। परिणाम क्या होगा। मृदा में CO2 की मात्रा की वृद्धि होगी। पुरस्कार क्या मिलेगा। प्रति मीट्रिक टन CO2 पर एक कार्बन क्रेडिट अर्जित होगा। और लगभग बाजार में क्रेडिट बेचने पर अतिरिक्त आय लगभग $15 प्रति क्रेडिट होगा, यानी $5 से $15 मिलेंगे एक क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट जब हम बेचेंगे। तो आय का जो 50% किसानों को और 50% योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को मिलेगा। तो ये थी यहाँ से किसानों से जुड़ी बात और उत्तर प्रदेश की कार्बन क्रेडिट योजना की जो मुख्य बात थी। अब आती है आपकी प्रथम भारतीय विजेता सिमरन सोमिया को लीनियो नाश्तारी शुगर उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। इसकी मुख्य बातें क्या हैं। मुख्य बात है गोदावरी बायो रिफाइनरी लिमिटेड के चेयरमैन
समीर सोम्या यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और विस्तृत जानकारी क्या है यहाँ पर, पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार इंटरनेशनल शुगर एग्रो सेशन द्वारा विश्व चीनी और जैव उर्वरक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और संगठन का महत्व क्या है, इंटरनेशनल शुगर एग्रोसेशन ISO वैश्विक चीनी बाजार को नियंत्रित करता है और भारत को 2024 के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। योगदान क्या है, यह पुरस्कार समीर सोम्या के जैव ऊर्जा और सतत कृषि पद्धतियों में योगदान को मान्यता देता है। तो ये जो है समीर सोम्या की जो भी यहाँ पर जो है पुरस्कार के बारे में, शुगर उत्कृष्टता के जो यहाँ पर जो है उन्हें पुरस्कार मिला, इस पर चर्चा हुई। अब खंड 2 देखेंगे। यहाँ पर खंड 2 में आप शासन और प्रक्रिया के संबंधित यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले न्यायिक जवाबदेही, जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव। मामला क्या है, पहले सबसे देखते हैं कौन है। जस्टिस GR स्वामीनाथन मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। और प्रसंग क्या है, तमिलनाडु के कार्तिकेय दीपम उत्सव के दौरान मुद्रे के थिरुपरनकुंद्रम हिल पर दीपक जलाने की अनुमति देने वाला एक न्यायिक निर्णय। यह स्थान एक मंदिर और एक दरगाह के पास होने के कारण संवेदनशील था। और आरोप क्या है, विपक्षी इंडियन गठबंधन के 167 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया है कि फैसले से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। और वर्तमान स्थिति क्या है, प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है। तो यह मुख्य बात यहाँ कर निकल कर आती है। अब देख लेते हैं महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, यानी कि अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत जो ये प्रक्रिया होती है, इस पर हम देख लेते हैं। एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। प्रस्ताव की शुरुआत लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित हो या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षरित हो। प्रस्ताव जांच समिति का गठन, अध्यक्ष सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाने पर 3 सदस्य समिति का गठन होगा। समिति में शामिल होंगे नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नंबर 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नंबर 3 एक प्रख्यात विविधता, यानी कि जो विविध का मतलब जो ज्ञान रखता हो कानून का। रिपोर्ट और बहस, समिति अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट पर दोनों सदनों में बहस होती है। मतदान और पारित होना, प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में पारित होने के लिए 2 शर्तों की आवश्यकता होती है। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत जो है होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। तो महाभियोग किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ लाया जाता है तो अनुच्छेद 124(4) के तहत लाया जाता है और ये इसकी प्रक्रिया है, आपके जो है कहीं भी ये पूछी जा सकती है। इसके बाद समुद्री नेविगेशन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मुंबई में जो है आपका IALA सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसकी मुख्य बातें क्या हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन के 3रे सत्र का आयोजन मुंबई में हुआ। उद्देश्य क्या है, वैश्विक समुद्र नेविगेशन को सुरक्षित और कुशल और आधुनिक बनाए रखना। और विस्तृत जानकारी क्या है, भारत की भूमिका। भारत 1980 में IALA का सदस्य बना था और वर्तमान में 2023-2027 के लिए संगठन का उपाध्यक्ष है। प्रमुख पहल इस योजना के दौरान डिजिटल लाइट हाउस टूरिज्म पोर्टल लॉन्च किया गया है। और IALA के बारे में 1957 में स्थापित यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य समुद्री यात्रा की सुरक्षा के लिए वैश्विक मानकों की स्थापना करना होता है। अब देखते हैं सभी के लिए स्वास्थ्य की बात, यहां पर देख लेते हैं। 12 दिसंबर को मनाया गया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस
तो 12 दिसंबर का सबसे मुख्य करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्या बनाया गया आपको? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस। मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी लोग एक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व के बारे में जागरूक हों, और यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2025 की थीम थी आपकी अनफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट। और अतिरिक्त जानकारी क्या है इसमें देख लेते हैं। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तट स्थिरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी की मान्यता मनाया जाता है, जो देशों को युद्ध की स्थिति में तटस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तट स्थिरता दिवस क्या हुआ कि जैसे कोई देश कहीं भी कोई युद्ध हो रहा है तो वो किसी भी देश का समर्थन नहीं करेगा। जैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो जैसे भारत है कि ना तो वो यूक्रेन का समर्थन करेगा और ना वो रूस का समर्थन करेगा, तटस्थ रहेगा। तो ये जो दिवस मनाया जाता है वो आपका 12 दिसंबर को मनाया जाता है। खेल और विश्व सम्मान दिवस के तहत देखते हैं यहाँ पर विश्व मंच पर भारतीय एथलीटों द्वारा निर्धारित कीर्तिमान क्या क्या है। भारत ने जीता कांस्य FIH जूनियर हॉकी यानी कि विश्व कप 2025 का समापन जब हुआ तो यहाँ पर रजत पदक जो मिला है वो स्पेन को मिला है, और स्वर्ण पदक जो मिला है जर्मनी अपना 8वां खिताब जीता है, और कांस्य पदक मिला है भारत और अर्जेंटीना को हराया है भारत ने। यहाँ पर टूर्नामेंट का विवरण देख लेते हैं। मेजबान जो था चेन्नई और मुद्रे तमिलनाडु और भारत के अंदर हुआ था। प्रतिभागी जो थी 24 टीमें थी। आयु की सीमा 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी थे, और व्यक्तिगत पुरस्कार में टॉप स्कोर अमीरुल इस्लाम बांग्लादेश के इन्होंने 18 गोल किए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कैस्पर बेन रेडर बनी है जो थे नीदरलैंड की हैं। अब देखते हैं रिकॉर्ड ब्रेकर बुमराह तीनों फॉर्मेट में 100+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ये जो है यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन बनता है क्रिकेट से। और दिन के मुख्य निष्कर्ष क्या निकल कर आता है आज का, तो वो है आपका पर्यावरण और नवाचार। भारत स्वदेशी प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन पोत और अभिनव नीतियों यानी कार्बन क्रेडिट के माध्यम से जलवायु नेतृत्व से वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से मान्यता मिल रही है। शासन और प्रक्रिया में न्यायिक जवाबदेही, महाभियोग प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, IALA सम्मेलन जैसी मजबूत प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना भारत के परिपक्व लोकतांत्रिक और वैश्विक मामलों में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। खेल और वैश्विक सम्मान, व्यक्तिगत प्रतिभा बुमराह का रिकॉर्ड और टीम वर्क हॉकी में कांस्य पदक, दोनों में भारतीय खिलाड़ियों ने वैश्विक मंच पर जो है ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ देश का नाम जो है गौरव बढ़ाया है देश का। और आप अपनी तैयारी को जो है इसी तरीके से करते रहिएगा, और आप अपने माँ बापों का गौरव बढ़ाइए, अपने समाज का गौरव बढ़ाइए, और अपने मिलने वालों अपने दोस्तों का गौरव बढ़ाइएगा। करंट अफेयर 12 दिसंबर के लिए आज इतना ही, और फिर मिलेंगे कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।